नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट के लिए 5 सितंबर को मतदान होना है। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी एक बहुत बड़े अंतर से एक तरफा जीतने जा रही है। बागेश्वर में किए गए विकास कार्य और राज्य सरकार की बेहतर नीतियां बागेश्वर उपचुनाव में अपना परिणाम दिखाएंगी। और पहले से चूँकि एक्सपेक्टेड ही था कि चुनाव होना है, इससे सारी तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की तरफ से भी और मैं समझता हूँ पार्टियों की तरफ से। सर, भू कानून और पहले से चूँकि एक्सपेक्टेड ही था कि चुनाव होना है, इससे सारी तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की तरफ से भी और मैं समझता हूँ पार्टियों की तरफ से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर कहा कि भू कानून उत्तराखंड में लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है और जल्द ही ये मामला कैबिनेट के समक्ष लाकर एक सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से प्रदेश में विभिन्न संगठन सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं और उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिप्पणी की है। भू कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमवार को कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून की ओर बढ़ेंगे। देखिए, भू कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमवार को कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून की ओर बढ़ेंगे। देखिए, भू कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर प्रदेश में कई स्थानों पर लगातार हो रही भारी बारिश से काफी क्षति हुई है। नुकसान का आंकलन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों से जानकारी ली और साथ ही आपको बता दें कि बारिश से प्रदेश में हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों ने सीएम धामी को विस्तार से स्थिति के बारे में अवगत कराया और जिसके दौरान आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी, यूजेवीएन सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और वहीं सीएम ने रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पौड़ी, उधम सिंह नगर जिले के डीएम से वर्चुअल माध्यम से नुकसान की जानकारी ली और साथ ही सीएम ने कहा कि जहां से भी घटना की जानकारी मिल रही है वहां पर तेजी के साथ रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। और सीएम धामी ने यह भी कहा कि सभी टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। घंटों में काफ़ी ज़्यादा बारिश के कारण से, मानसून की अभी सक्रियता के कारण से, जहाँ पौड़ी जनपद के कोटद्वार और उसके आसपास कोटद्वार, दुबड्डा इन क्षेत्रों में और नैनीताल में हल्द्वानी, काठगोदाम और उसके आसपास का क्षेत्र, इसी प्रकार से उधम सिंह नगर में जहाँ एक पुल भी थोड़ा अप्रोच उसका हट गया है, सितारगंज, खटीमा, इन क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण से जल भराव हुआ है। अगले 24 घंटे के अंदर भी पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है।
देहरादून की जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने परेड ग्राउंड पर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों और स्मार्ट सिटी के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने राजपुर रोड, दिलाराम चौक, बहल चौक तक निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और साथ ही जिलाधिकारी ने परेड ग्राउंड पर निर्माणाधीन किड जोन और राजपुर रोड पर निर्माणाधीन नेशनल मॉन्यूमेंट फ्लैग के कार्यों का निरीक्षण भी किया है। तो जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंडरग्राउंड विद्युत केबल, ड्रेनेज फुटपाथ निर्माण आदि कार्यों को मानक के अनुरूप जल्द पूरा किया जाए। राजपुर रोड पर नेशनल मॉन्यूमेंटल फ्लैग के कार्यों के निरीक्षण के दौरान वहां बनने वाली पार्किंग, बागवानी कार्यों, फुटपाथ के निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सभी दूरस्थ क्षेत्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सैलरी 4 लाख निर्धारित की गई। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि जल्द ही आने वाले दिनों में चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देते हुए अन्य चिकित्सकों की तैनाती कर दी जाएगी। उत्तराखंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति को लेकर हम लोगों ने यूकोटी पे योजना लागू की है और ये योजना लगभग 6 महीने से चल रहा है और इसके तहत हमें 20 से भी ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिले हैं। 2 राउंड ऑफ हम लोगों ने इंटरव्यूज़ हम लोगों ने कर दिए हैं। जैसे मैं बता रहा था 20 डॉक्टर्स हमें मिले हैं और दूरस्थ से दूरस्थ जनपद में हमें ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिले हैं। हरिद्वार की झलकारी बस्ती में 5 अगस्त को हुए हत्याकांड पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अभी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। बता दें कि आरोपी महिला के 5,000 रुपए चोरी होने पर 2 युवकों ने पीड़ित की पिटाई की थी और साथ ही पीड़ित जान छुटाकर कुछ दूरी तक भाग भी गया था, लेकिन गुस्से में आकर दोनों आरोपियों ने उसका पीछा किया और कुछ दूरी पर उसकी हत्या कर दी और आरोपी महिला की मदद से ब्रह्मपुरी कृष्णा डेयरी के पास रेलवे लाइन के पास शव को फेंक दिया गया। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि मामले में पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली क्षेत्र में पड़ती है जहां पर श्रीमती पूनम है। इन्होंने 5 तारीख को अपने बेटे की हत्या के संबंध में 4 लोग को शक के आधार पर नामजद करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। चूंकि कुछ दिन पूर्व एक डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली थी जिसके सर पर कोई चोट का निशान था और पोस्टमार्टम उपरांत जब उसमें हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से उसकी चोट पहुंचने की मृत्यु का कारण पता चला, तो इसके आधार पर हत्या का मामला इसमें प्रकाश में आया और इसके बाद शक के आधार पर उनके 4 दोस्तों का जो आकाश उनका पुत्र था जिसका नाम मोगली भी था, उसकी हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। खबर काशीपुर से है, जहां उत्तराखंड में अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ काशीपुर के थाना कुंडा पुलिस ने अवैध हथियारों की एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध हथियार, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, तमंचे, कारतूस और मैगजीन व अर्ध निर्मित हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। आज काशीपुर में एसएसपी उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी ने उक्त भंडाफोड़ का खुलासा करते हुए कहा कि यह उत्तराखंड की अब तक की सबसे बड़ी अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा है, जिसमें काशीपुर पुलिस ने अहम जिम्मेदारी निभाई है।
दोनों ने खुलासा करते हुए बताया कि उत्तराखंड में बड़ी मात्रा में हथियार बनाकर हरियाणा, पंजाब और समूचे उत्तर प्रदेश में बड़ी तस्करी करते थे। दोनों पर तस्करी व हथियार बनाने के मुकदमे पंजीकृत कर लिए गए हैं। जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमारा पास निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाने के दिशा में डीजीपी महोदय और आईजी महोदय के निर्देश में आज कुंडा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई हुआ है, जहां पर कुंडा पुलिस और एसटीएफ की कंबाइंड टीम द्वारा बाजपुर थाना क्षेत्र में अवैध असलाहों का बहुत बड़ा जखीरा और अवैध असलाहों का बड़ा फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश गुप्ता ने आज बहादुराबाद ब्लॉक हदीपुर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज और अन्य स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल के छात्र छात्राओं के शैक्षणिक स्तर के साथ ही अन्य गतिविधियों के साथ बारिश के दौरान हुए जलभराव की जानकारी भी ली। और वहीं आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान कक्षा 1 से 12 तक की जांच के दौरान पढ़ाई पर आधारित शिक्षण कार्य का जायजा लिया गया। हरिद्वार में शिक्षा की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी ली गई है और वहीं हरिद्वार में शिक्षा में लापरवाही न बरतने के आदेश भी जारी किए गए। इसमें देखिए, इस समय सब लोग जानते हैं कि हरिद्वार में जल भराव की स्थिति है और उससे हमारे स्कूल भी छूटे हुए नहीं हैं। तो ज़्यादातर जगहों में हालांकि हमने मानसून के पहले ही सभी विद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए थे कि पानी का निकास जो उनके चारों तरफ परिसर है उसकी सफाई रखें। पुलिस ने बरेली के एक शातिर स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 500 ग्राम स्मैक बरामद करने में सफलता हासिल की है। बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है और साथ ही पुलिस ने आरोपी का चालान कर कोर्ट में पेश किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान मीरगंज जिला बरेली निवासी दन्नू को गिरफ्तार कर उसे कब्जे से 500 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से स्मैक बेचकर कमाए गए 15,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत चालान कर न्यायालय के सामने पेश किया है। उत्तराखंड बनाना है। माननीय डीजीपी साहब और आईजी साहब का भी यही निर्देश रहता है। आज उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने में एक बहुत ही बेहतरीन सफलता हमें हासिल हुई है। काशीपुर पुलिस द्वारा अब तक का उत्तराखंड का इस साल का हाईएस्ट स्मैक रिकवरी हुआ है। काशीपुर पुलिस द्वारा आज काशीपुर थाना क्षेत्र में 502 ग्राम स्मैक, जिसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख से भी ऊपर है, 502 ग्राम अवैध स्मैक पकड़ते हुए एक अभियुक्त को जेल भेजा गया है। और अब खबर काशीपुर से है, जहां नदी ढेला पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है और इस पुल को 4 लेन नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि किसी तरीके की कोई भी जानहानि हो, इसके लिए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके का जायजा लिया है और आपको बता दें कि बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैफिक को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। और वहीं यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने मौके पर ही मोर्चा संभाला। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से नेशनल हाईवे का ही पुल ही क्षतिग्रस्त हुआ, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने पुल निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। तो ढेला नदी के नेशनल हाईवे जो है क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके बाद आपको बता दें कि पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। और हालांकि जिस तरीके से भारी बारिश के बाद माहौल जिस तरीके से बना हुआ है, बार बार उसी तरीके से तस्वीरें सामने आती हैं और उसके बाद जो है जब कोई पुल का निर्माण होता है उसके बाद इसी तरीके के आरोप लगाए जाते हैं कि वो सही तरीके से नहीं बनाया गया, जिसके बाद पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। और इसी के तरीके आरोपियों में आपको बता दें ग्रामीणों में गुस्से का माहौल भी दिखाई दे रहा है।
तो ढेला नदी के नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके बाद पुल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए हैं। ग्रामीणों में गुस्से का माहौल है। और साथ ही आपको बता दें, ढेला नदी के नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके बाद वहां के ग्रामीणों में गुस्से का माहौल देखा जा रहा है और पुल निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तीन साल में हाथ में गया, धरती में गया, अभी पानी नदी में आया नहीं है। जब पानी नदी में नहीं है, पुल नीचे जाके गिर रहा है। क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या कर रहे हैं? ये क्या डाल रहे हैं? मिट्टी डाल रहे हैं इसमें। मिट्टी से पुल रुक जाएगा क्या? आप बताओ मुझे। शक्ति साधना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व श्री पुरुषोत्तम मास भागवत महापुराण कथा का भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि हरे राम आश्रम साधना और शक्ति उपासना का केंद्र है। समय समय पर हरे राम आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा के बड़े बड़े अनुष्ठान किए गए हैं। विद्या की उपासना भी हरे राम आश्रम में की जाती है। स्वामी कपिल मुनि महाराज का कहना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की उपासना से ही पूरे संसार का कल्याण होता है, पूरे संसार को संचालित भी किया जाता है। और साथ ही आपको बता दें, गुप्त नवरात्रि में अगर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा का श्रवण किया जाए तो इससे ऊर्जा मिलती है। इसका कहना है कि वही देश शक्तिशाली होगा जो भक्ति की उपासना करता है। श्रीमद् भागवत वेद समस्त है और पुराणों में 5वां पुराण है। भारत में शांति हो, देश उन्नति करे, विकास करे। और जो श्रद्धालु हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में आए हैं उनको भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनने को मिले, इसलिए भागवत भी रखा है और पुरुषोत्तम मास की कथा भी प्रत्येक दिन आश्रम में होता है। तो श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आपको बता दें कि कई लोग वहां पहुंच रहे हैं और जीवन में प्राप्त होती है सुख समृद्धि। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए या फिर भगवान की आराधना करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का जो है हमेशा कथा कराई जाती है, जिसको लोग सुनने पहुंचते हैं। और ऐसे में श्रीमद् भागवत सुनने के लिए कई लाभ भी होते हैं, जीवन में प्राप्त होती है सुख समृद्धि। और इसी को लेकर श्रीमद् भागवत कथा का विमोचन किया गया। साधना और शक्ति उपासना का जो केंद्र है उसको लेकर वहां पर काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने के कई लाभ जो हैं मिलते हैं, जिसमें कि आप जब कभी श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं तो आपको बहुत आनंद आता है और आप भगवान के बारे में जानते हैं। और उसी को लेकर श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए काफी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। और जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पंडाल लगा हुआ है और जो गुरुजी हैं उनके चरण स्पर्श कर कर श्रद्धालु भागवत कथा सुनने के लिए वहां पर बैठे हैं। और श्रीमद् भागवत कथा सुनने के कई लाभ होते हैं, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जाता है। और वो हमेशा ऐसे पंडाल जहां पर श्रीमद् भागवत कथा की उपासना की जाती है वहां पर पहुंचते हैं और उसको बहुत साफ मन से कथा सुनी जाती है। तो ऐसे में लोगों का मानना है कि कथा सुनने से, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से लोगों को बहुत आनंद आता है, जिसके बाद अगर इस तरीके की कथाएं या श्रीमद् भागवत कथा की जाती है तो वहां पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा अक्सर देखा जाता है। प्रदेश में कई स्थानों पर लगातार हो रही भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों से जानकारी ली। भारी बारिश से प्रदेश में हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों ने सीएम धामी को विस्तार से स्थिति के बारे में अवगत कराया। इस दौरान आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी, यूजीवीएन सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पौड़ी और साथ ही वर्चुअल माध्यम से नुकसान की जानकारी ली। सीएम ने कहा कि घटना की जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें, साथ ही सीएम ने सभी टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि नदियों के पास रह रहे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। कोटद्वार में हाल ही में बनाए गए अस्थायी पुल टूटने की भी सीएम को जानकारी दे दी गई है। पिछले 24 घंटों में काफी ज्यादा
बारिश के कारण से, मानसून की अति सक्रियता के कारण से जहाँ पौड़ी जनपद के कोटद्वार और उसके आसपास कोटद्वार, दुबड्डा इन क्षेत्रों में और नैनीताल में हल्द्वानी, काठगोदाम और उसके आसपास का क्षेत्र, इसी प्रकार से उधम सिंह नगर में जहाँ एक पुल भी थोड़ा अप्रोच उसका हट गया है, सितारगंज, खटीमा इन क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण से जल भराव हुआ है। अगले 24 घंटे के अंदर भी पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। तो उसी सब पर आज सभी जिलाधिकारियों से भी बात हुई है। सभी जो लोग मौके पर काम कर रहे हैं उनसे सभी से बचाव और राहत कार्य की समीक्षा ली है। जो लोग इन अतिवृष्टि के कारण से जल भराव में चपेट में आ गए हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर कहा कि भू कानून उत्तराखंड में लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है और जल्द ही ये मामला कैबिनेट के समक्ष लाकर एक सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से प्रदेश में विभिन्न संगठन सशक्त भू कानून की मांग भी कर रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिप्पणी भी की है। भू कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमोटो कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून की ओर बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही अतिवृष्टि की जानकारी ली है। उन्होंने अतिवृष्टि को लेकर सभी जिलाधिकारियों और प्रशासनों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए हैं और साथ ही आपको बता दें कि सभी सहयोगियों संस्थाओं से निरंतर समन्वय बनाने को भी कहा गया है ताकि किसी भी प्रकार की आपदा में राहत मिल सके और साथ ही बचाव कार्य तेजी से हो सके। सीएम ने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर में फोन पर बात की है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अतिवृष्टि और जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों के लोगों के लिए पहले से ही सभी व्यवस्थाएं रखी जाएं और साथ ही सीएम ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश भी दिए हैं कि जिलाधिकारियों से निरंतर संपर्क बनाए रखें। आपदा प्रबंधन की दृष्टिगत जनपदों को भी ये जरूरतें दी गई हैं और उन्हें उपलब्ध कराई जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।